हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजस्थान जी के ट्रेनिंग। मैं अनेश मेवाल आज आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ। मैं लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, कौन सा छठवां टॉपिक था, अंतः व्यक्तिक संबंध यानी इंटरपर्सनल रिलेशंस चल रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में बात भी की कि जो एक शिक्षक के अभिव्यक्ति क्या क्या होनी चाहिए, एक छात्र को शिक्षक किन किन चीज़ों में छूट देनी चाहिए, तो जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें छूट देनी चाहिए, आदि चीज़ों की हमने बात की थी कि वह विचारों में छूट देनी चाहिए। अब हम आज बात करेंगे कि क्या एक जो शिक्षक होता है उसको समाज में किससे संबंध बनाकर रखना चाहिए, किससे संबंध बनाए रखना है। आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे। इस टॉपिक की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि समाज का जो एक क्या है, तंत्र है, एक प्रकार का क्या है, तंत्र है, सिस्टम है। और ये क्या होता है कि समाज उपतंत्रों से मिलकर बना होता है, सब सिस्टम्स होते हैं उनके जाल से क्या होता है, बना होता है। जैसे कि समाज के छोटे छोटे अंग होते हैं, उपतंत्रों से मिलकर ये समाज बनता है। अब उदाहरण की बात करें तो विद्यालय हो गया, विभिन्न प्रशासनिक इकाइयाँ हो गई, उद्योग धंधे हो गए, ये सब समाज के क्या है, अंग है, उपतंत्र है, तथा ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे एक दूसरे के साथ देते हैं, मतलब कि जब किसी क्षेत्र को, जैसे स्कूल है, विद्यालय जो है, उसमें यदि सार्वजनिक सहायता चाहिए तो गांव वाले सार्वजनिक सहायता करते हैं, जो क्षेत्र वाले होते हैं उसके आसपास के सार्वजनिक सहायता करते हैं। उद्योग धंधे जो किसानों पर डिपेंड होते हैं, जिनका कच्चा माल जहाँ से प्राप्त होता है वो उन पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब इसी प्रकार क्या होता है कि एक स्कूल में, एक विद्यालय में भी एक लघु जो समाज का वातावरण क्रिएट होता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि विद्यालय में छोटे छोटे उपतंत्रों से मिलकर एक समाज यानी कि तंत्र में बनता है एक विद्यालय में, जिसके अनेक घटक होते हैं, छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे कि महाविद्यालय का या विद्यालय का प्रिंसिपल हो गया, विद्यालय के अध्यापक गण हो गए, विद्यालय के छात्र हो गए, ये सब मिलकर क्या करते हैं कि लघु समाज का निर्माण करते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि आपसी सहयोग की भावना होती है इसमें। और जब इसमें सहयोग की भावना ये होती है कि जैसे एक शिक्षक होता है, वो जो लघु समाज है यानी कि विद्यालय के, जो लघु समाज की हम बात करें विद्यालय की, तो उसमें एक महत्वपूर्ण इकाई होती है सर, जो कि सबसे छोटा है, सबसे निम्न जो अंग होता है, जो हम उपतंत्र की बात करें तो वो होता है कौन, छात्र। और छात्र से एक अध्यापक डायरेक्टली जुड़ा होता है, क्योंकि वो उनको शिक्षण करवाता है। एक प्रधान अध्यापक इनडायरेक्टली जुड़ा होता है, वो केवल शिक्षकों के माध्यम से जुड़ा होता है, उसे अपनी जो स्कूल होती है वो संभालनी होती है, उसके अदर एक्टिविटीज़ होते हैं उसके, यानी कि कोई सब्जेक्ट है तो पढ़ा लिया, तो उसको स्कूल संभालने में, मैनेजमेंट करने में, इस सब में टाइम लगता है। और एक शिक्षक होता है तो वो क्या करता है, डायरेक्ट बच्चों से कनेक्टिव होता है, जो स्कूल में आते जाते हैं, कोई लोग बाग बाहर से आ रहे हैं तो उनसे भी वो कनेक्टिव रहता है। तो इसलिए हम बात करेंगे कि एक शिक्षक किस किस से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। तो इस कारण क्या करना चाहिए, इसलिए एक अध्यापक है जो हर किसी संबंध अच्छे बना कर रखता है। और इसी कारण से हम कहते हैं कि एक अध्यापक के मधुर संबंध होने चाहिए हर किसी के साथ, जैसे अन्य क्षेत्र हो गए, उद्योग धंधे हो गए, और जो विद्यालय हो गए, समाज के लोग हो गए, अभिभावक हो गए, उन सब की हम बात करेंगे इस टॉपिक में। एक अध्यापक को सबसे पहले किसके साथ संबंध बनाए रखना है, छात्र से। छात्र के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, क्योंकि उसे छात्र को शिक्षण करवाना है, इस वजह से छात्र को साथ उसे संबंध बनाए रखना है। दूसरा साथी अध्यापक से, दूसरा किससे बनाए रखना है, साथी अध्यापक से। साथी अध्यापक के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए एक जो शिक्षक होता है उसके, क्योंकि जो साथी अध्यापक होते हैं वो सहयोगी भावना से क्या रहते हैं, सहयोगी भावना से आपस में संबंध बनाकर रखते हैं कि ये गणित पढ़ा रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो हमें कुछ मदद मिलेगी। ऐसे नहीं कि अरे ये गणित पढ़ा रहा है, मैं इससे अच्छी इंग्लिश पढ़ाऊँगा, क्या बात करते हो, तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। एक अध्यापक का जो साथी अध्यापक के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। तीसरी हम बात करें प्रधानाध्यापक की। प्रधानाध्यापक से भी क्या करना चाहिए, एक अध्यापक को अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। उसके बाद में चौथा है अभिभावकों से। अभिभावक यानी कि जो विद्यार्थी जहाँ रहकर अध्ययन कर रहा है, जैसे उसके माता पिता हो गए, उसके भाई बहन हो गए, यानी कि उसका जो खर्चा कौन उठा रहे हैं, उसकी घर पर कौन देखभाल करते हैं। जैसे मान लो कि कोई विद्यार्थी हो जो अपनी बुआ के घर रहकर या मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो उसके जो अभिभावक क्या हो गए, मामा हो गए, मामी हो गई, बुआ हो गई। तो ऐसे जो अभिभावकों से भी उसको क्या करना चाहिए, अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। इसके बाद में जो पांचवा है अन्य अधिकारियों से, यानी कि जो विद्यालय से संबंधित जो अन्य अधिकारी हैं, और जैसे
अदर जो अपने जीवन में काम आते हैं अधिकारी, जैसे हम बात करें उदाहरण की, बैंक कर्मचारी, जो बैंक अधिकारी होते हैं उनसे, डॉक्टर हो गए, क्या हो गए, डॉक्टर हो गए, इनसे, इन सभी से क्या करना चाहिए कि शिक्षक को अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। और छठा है समाज के व्यक्तियों से, किनसे, समाज के व्यक्तियों से, जो समाज में जो व्यक्ति हैं जो विद्यालय से संबंधित हैं, जो उन सबसे क्या करना चाहिए, एक जो अध्यापक है उसको अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। समाज में जैसे कि उद्योगपति हो गए, कौन हो गए, उद्योगपतियों से आदि से अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए उसे। उसके बाद में है जो सातवां है, क्या है, परिवार के सदस्यों से, परिवार के सदस्य से, भाई बहन, माता पत्नी, इन सब के साथ में क्या करना चाहिए, एक मधुर व्यवहार बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि स्कूल से आए, पढ़ा कर आए हैं और घर पर आकर वाइफ के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, अलग अच्छे संबंध नहीं है उसके, कि मुझे खाना दो, मैं पढ़ा कर आया हूँ, वो करो, मेरे लिए पानी गर्म कर दो, ऐसे नहीं, अकड़ू स्वभाव से नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो कहते हैं कि एक दिन बोला कि मेरे लिए खाना बन जाना चाहिए 8 बजे सुबह उठते ही, नहीं तो फिर दूसरे दिन भी वही बात, मेरे लिए पानी गर्म हो जाना चाहिए, नहीं तो एक दिन पत्नी क्या करती है, पूछ ही लेती है, नहीं तो क्या कर लोगे तुम। इस प्रकार से कभी ना कभी जो जिस पर हम अत्याचार करते हैं या जिससे साथ हम अच्छे संबंध नहीं बनाते, तो वो एक दिन टूट जाता है, संबंध जो होता है एक दिन टूट जाता है। वो जैसे मैंने पत्नी और पति का उदाहरण दिया कि वो उसे प्रताड़ित करता है, तो एक दिन सामना कर ही लेती है, बोलती है, पूछती है क्या कर लोगे तुम, फिर वो बोलता है कि मैं ठंडे पानी से नहा के चला जाऊँगा। तो इसे इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, जो परिवार के साथ भी अच्छे संबंध होने चाहिए। तो इस वजह से हम बात करें कि जो ये संबंध है उनकी, एक अध्यापक को किस प्रकार से वो कनेक्टिव रहना चाहिए इन सभी के साथ, यानी कि जो ये सभी व्यक्ति हैं उनके साथ अध्यापक को आदर्शात्मक, क्या होना चाहिए, आदर्शात्मक, प्रभावी, सहयोगात्मक, यानी कि जो सहयोग की भावना से, एक दूसरे के आपस में सहयोग की भावना से, निष्ठात्मक तथा सामाजिक संबंध बनाए रखने चाहिए। निष्ठात्मक और सामाजिक संबंध बनाए रखने चाहिए कि समाज में मुझे इससे और अधिक काम पड़ेंगे। जो सामाजिक और जो आदर्शात्मक जो संबंध है उनको बनाए रखना चाहिए। तो ये हमारे जो अंतर्व्यक्तिक जो संबंध थे उसकी जो क्लास है जो आज कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे कि इसमें कौन सी जगह से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक से 5वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए किसका चयन करना चाहिए, एक महिला अध्यापिका का या फिर एक पुरुष अध्यापक का चयन करना चाहिए। ऐसे कई क्वेश्चन बनेंगे जो कि हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित हमारा जो पहला क्वेश्चन है, समाज की प्रयोगशाला है, यानी कि हम बात करें कि समाज की एक प्रयोगशाला किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी पड़ोस और ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि समाज की प्रयोगशाला किसे कहते हैं, विद्यालय को, क्योंकि इस प्रयोगशाला में एक शिक्षक द्वारा बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और प्रयोगशाला का जो हम देखें तो प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, किसी चीज़ पर शोधन किया जाता है। तो इसी प्रकार से एक बच्चे पर भी विद्यालय में क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, ताकि उसमें जो गुण छिपे हैं वो बाहर उभर कर आए। इस वजह से एक जो विद्यालय उसको प्रयोगशाला की संज्ञा दी गई है। हम इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो क्या है, छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए। अभी इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके अनुसार, कि जो छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है चिंतन को आघात पहुंचाता है, यानी कि जो हम भयभीत कर देते हैं विद्यार्थियों को तो वो चिंतन को आघात पहुंचाता है। बी है उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है। सी है उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। और डी है उनमें तनाव उत्पन्न नहीं करता है। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है। मैंने आपको बताया था कि जो एक विद्यार्थी होता है उसको हम डांट देते हैं तो वो क्या करता है, अपने उद्देश्य से भटक जाता है, यानी कि जो उसका उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से इसका आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, छात्रों का उचित दिग्दर्शन करने वाला प्राणी माना जाता है। इसका कारण यह है कि,
यानी कि जो छात्रों का दिग्दर्शन करता है, यानी कि उचित जो ढंग से उनमें छवि ढूंढता है, उनमें क्या गुण हैं उनके बारे में जो ढूंढता है, उस प्राणी को क्या माना जाता है, इसके बारे में बात करें। ए है ऑप्शन, छात्र स्वास्थ्य से आज्ञाकारी होते हैं। बी है, छात्र के माता पिता दिग्भ्रमित होते हैं। और सी है, छात्र के माता पिता शिक्षक से विश्वास रखते हैं, यानी कि जो छात्र के जो माता पिता होते हैं एक शिक्षक में विश्वास रखते हैं। डी इसका जो ऑप्शन है, शिक्षक सामाजिक आस्था का केंद्र होता है। हाँ विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि एक जो शिक्षक होता है वो किसका केंद्र होता है, सामाजिक आस्था का केंद्र होता है। तो इसका आंसर डी होगा कि जो एक शिक्षक है वो, मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से कि आस्था का वो केंद्र होता है कि सारे जो समाज है उस पर बिलीव करता है, तभी जाकर वो अपने बच्चे को उसके पास अध्ययन के लिए भेजता है। इस वजह से एक शिक्षक आस्था का केंद्र हो गया। इसके पश्चात हम हमारे जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है चौथा, उसकी बात करें कि हमारा जो चौथा क्वेश्चन होगा वो क्या है। आपको आपके अध्यापक की कौन सी विशेषता प्रभावी करती है, यानी कि आपको आपके जो अध्यापक की कौन सी अच्छाई है जो आपको प्रभावित करती है, इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो हमें एक स्टूडेंट की भांति हमें सोचना है कि हमें स्टूडेंट स्वयं को स्टूडेंट मानकर इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है धारा प्रवाह अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी है जानवर विषय के प्रति ललक, यानी कि जो जानवर विषय होते हैं उसके प्रति ललक। सी है विद्यार्थी के प्रति अनुराग। और डी है व्यवहार में निष्पक्षता। विद्यार्थियों, मैंने आपको जो पिछला टॉपिक था उसमें बताया भी था कि एक जो शिक्षक के गुण कैसे होने चाहिए, तो उसमें आया था कि व्यवहार में निष्पक्षता होनी चाहिए। उसमें नैतिक गुणों में मैंने बताया था कि व्यवहार में निष्पक्षता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, डी व्यवहार में निष्पक्षता। यानी कि हमें एक शिक्षक की अच्छाई कौन सी अच्छाई लगती है, सबसे अच्छी जो प्रभावित करती है हमें, तो वो अच्छाई क्या है, व्यवहार में निष्पक्षता एक शिक्षक में यदि होती है तो हमें अच्छा लगता है। और यदि कोई शिक्षक होता है कि वो जो व्यवहार में निष्पक्षता न करके वो अलग अलग व्यवहार करता है, तो हम उसकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऐसा नहीं होते। माय डियर फ्रेंड्स, हम पांचवें क्वेश्चन पर जाने से पहले हम कुछ चर्चा कर लें। हम चर्चा करेंगे सहशिक्षा। सहशिक्षा क्या होती है इसके बारे में हम बात करें। रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में बताया कि जो बालक और बालिका को प्राथमिक स्तर तक एक साथ रखना चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर तक क्या करना चाहिए, उनको एक साथ रखना चाहिए, एक साथ अध्ययन करवाना चाहिए, उसमें सहशिक्षा होनी चाहिए। जबकि हम बात करें माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार से बालक और बालिका को रखना चाहिए, तो रूसो ने बताया अपने माध्यमिक स्तर में छात्र और छात्रा को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि उनकी ये जो अवस्था होती है वो 18 से 19 साल की, 12 से और 18-19 साल तक उनकी किशोर अवस्था रहती है। इस अवस्था में बालक परिपूर्ण होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो परिपक्वता की ओर अग्रसर रहते हैं। इस वजह से उनको अलग रखना चाहिए। और इसके बाद में जब कॉलेज लाइफ में क्या होता है, कॉलेज लाइफ में इनको किस प्रकार से रखना चाहिए, ये भी रूसो ने बताया कि उन्होंने जो सह शिक्षा को 3 भागों में बांटा था, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और तीसरा था कॉलेज स्तर। कॉलेज स्तर में छात्रों और छात्राओं को साथ साथ रखना चाहिए, यानी कि एक कक्षा में विद्यार्थियों को एक साथ रहकर सह शिक्षा करवाई जानी चाहिए। उसमें छात्र भी शामिल हो और छात्राएं भी शामिल हो, दोनों को आपस में बिठाकर साथ बिठाकर अध्ययन करवाया जाना चाहिए, शिक्षण करवाया जाना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके। क्योंकि उनको एक साथ बिठाने का एक सबसे बड़ा कारण बताया था रूसो ने कि इनको एक कक्षा में बैठाकर अध्ययन करवाना जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर तो अलग रखना चाहिए और कॉलेज स्तर में साथ रखना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को क्या कर सके, समझ सके। इस वजह से उनको क्या करना चाहिए, एक साथ बिठाना चाहिए। इसी कारण उसने सह शिक्षा को 3 भागों में बांटा था और बताया कि सह शिक्षा किस अवस्था में बालक के लिए अच्छी होती है, किस अवस्था में बालक को अलग रखना चाहिए। तो उसने सह शिक्षा को अच्छे से उदाहरण देते हुए समझाया था। अब हम इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है उसकी बात करें कि सह शिक्षा से संबंधित जो हमारा क्वेश्चन है वो 5वां जो क्वेश्चन है वो सह शिक्षा से रिलेटिव है। मैंने आपको सह शिक्षा के बारे में अच्छे से बताया। आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। सह शिक्षा से संबंधित जो ये क्वेश्चन है 5वां, सह शिक्षा का प्रमुख लाभ है। ऑप्शन ए है बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती। बी ऑप्शन है शिक्षा पर व्यय कम होता है। सी है बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लगता है। और डी ऑप्शन है एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है।
विद्यार्थियों, हम सहशिक्षा के प्रमुख लाभों की बात करें तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है, विद्यालय खोल भी सकते हैं, नहीं भी खोल सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ये कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। शिक्षा पर व्यय कम होता, हाँ व्यय तो कम होता है, ये तो इससे तो हम सर्टिफाई हैं कि ये ऑप्शन थोड़ा ठीक है। पर हमें जो 3 नंबर जिसमें मिलेंगे वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लगता है। तो बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश नहीं लगता, इससे कोई मतलब नहीं है। और ऑप्शन डी है, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि उनको कॉलेज लाइफ में एक साथ कर देना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर एक साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को समझने का उनको अवसर मिलता है, इस वजह से उनको एक साथ रखना चाहिए। अतः इसका जो प्रमुख लाभ है, 5वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? डी, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और जो हमारा जो थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट होने वाला है, बस एक क्लास और होगी मुश्किल से। इसके बाद में हम हमारे जो क्विज है वो चलाएंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।